गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स, टॉपिक ग्रेविटेशन। वी आर स्टार्टेड फ्रॉम ग्रेविटेशन टॉपिक। ठीक है, फर्स्टली हमने मोशंस ये सारे चैप्टर्स देखे थे। आज जो हमारा टॉपिक होगा इट इज़ अ ग्रेविटेशन। सो ग्रेविटेशन क्या है, कैसे इसकी थ्योरी डिस्क्राइब हुई, क्या प्रोसेस रहा, क्या फोर्सेस अप्लाई हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स कैसे है, ये सारी कंडीशंस हमें यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशंस है कि कैसे ये कॉन्सेप्ट डिफाइन किया गया, कि ग्रेविटेशन वर्ड आया तो कहाँ से, कैसे यूज़ किया गया। तो ये सब चीज़ें हमारे पास सर आइजैक न्यूटन की हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे अभी। सर आइजैक न्यूटन की थ्योरी समझ लेते हैं पहले, कि उन्होंने देखा कि कोई एक ट्री है, ठीक है, उस ट्री से एप्पल हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में बार बार नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, यहाँ बार बार गिर रहा है, एक गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा। तो वो इस अपनी कंडीशंस को क्या कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। तो जैसे उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन देखा किया तो उन्होंने देखा ये सब चीज़ें नीचे ही क्यों जाती है। अपवर्ड फेंक रहे तो वो नीचे जा रही है, डाउनवर्ड मतलब उस चीज़ को हम ऊपर की तरफ भी फेंक रहे हैं तो वो कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये कंडीशन क्यों हो रही है, तो उन्होंने देखा कि एक फोर्स लग रहा है जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है सारी चीज़ों को, उसको उन्होंने डिफाइन किया ग्रेविटेशनल फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स भी हम इसको डिफाइन करते हैं। ये कांटेक्ट फोर्स की नीड नहीं होती है, डिस्टेंस मेंटेन करने पे भी हमें ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड होता है। अब वो डिस्टेंस कितना मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम, ये हम सारी कंडीशंस को आगे देखेंगे। तो फर्स्टली हमें पता है कि ग्रेविटेशनल का किसने, सर आइजैक न्यूटन ने ट्री से देखा कि बार बार कुछ, जैसे ये पेन है, ठीक है, अब मैं इसे ऊपर की तरफ फेंक रही हूँ अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये आएगा कहाँ, नीचे ही आएगा। अगर हम किसी स्टोन को भी ऊपर की तरफ फेंकते तो कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। किसी भी डायरेक्शन में फेंकते तो वो जाता कहाँ है, नीचे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जाता है। तो ये सारी कंडीशंस हमारे पास किसको शो करती है, अट्रैक्शन फोर्स को करती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बेसिक थ्योरी लिखी हुई है, उसको पढ़ते हैं। एवर वंडर्ड व्हाई एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट रीच्ड द अर्थ सरफेस, एवर फेल्ट क्यूरियस व्हाई द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। अब हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, किसी हाइट पे मेज़र करके फेंक रहे हैं, लेकिन वो आएगा कहाँ, हमारी अर्थ सरफेस पे ही आएगा। देन सेकंड लिखा हुआ है कि जो प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, तो ये कंडीशन भी है, फिर भी ये अट्रैक्शन करते तो एक इसके अंदर ही प्लैनेट्स में चले जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो वो सारी कंडीशंस को भी देखेंगे हम। तो ग्रेविटेशनल साइंटिफिक अप्रोच, अब हम यहाँ पे इसका साइंटिफिक अप्रोच देखेंगे कैसे ये डिस्क्राइब हुआ। इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस m1 and m2 आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, then the gravitational force between both the bodies is directly proportional to the product of a mass objects and inversely proportional to the square of the distance between them। टू ऑब्जेक्ट्स की बात इसलिए कर रहे हैं कि एक जो हम ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, देन वो कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है कि जो अर्थ का मास होता है एंड जो हमारा मास है, इसके कुछ पॉइंट्स है कि हम ये फ्री फॉल अट्रैक्शन फोर्स होता है, पॉइंट मास के थ्रू इसका वर्क करते हैं। बिकॉज ऑफ अगर हम किसी प्लेनेट पे हैं या फिर हम किस सन पे हैं एंड हम अर्थ को देख रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक पॉइंट मास की तरह डिफाइन होगा स्पेस में। और हम अर्थ की बात करेंगे या फिर हम किसी एक प्लेनेट को देखेंगे तो हमें एक स्मॉल पार्टिकल पॉइंट मास की तरह हमें शो होगा। अब यहाँ टू ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट्स को ले रहे हैं, एक हम m1 मास को ले रहे हैं, एक हम m2 मास को ले रहे हैं। m1 मास एंड m2 मास हमें ये बता रहा है कि कितना केजी होगा इसका एंड ये कितना केजी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स जो ये फोर्स अप्लाइड होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्सेस की बात हम कर चुके हैं, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स है। तो हम क्या देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स में कंडीशन है कि Fg होगा वो हमारे पास 1/r² है। तो अगर ये डिक्रीज होगा
उतना ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अगर ये इंक्रीज होगा डिस्टेंस तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। मीन्स कि अगर हम टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस को मेंटेन करके चलते हैं, उसके सरफेस एरिया मतलब उस एरिया के अंदर ही रखेंगे, उस चीज़ को कंसीडर करके चलेंगे, तो हमारे पास फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा देंगे कि एक पार्टिकल, एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा, एक ऑब्जेक्ट मैंने नीचे रखा, तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स हमारे पास क्या होगा, कम होगा। लेकिन मैं इसी रूम में टू ऑब्जेक्ट्स को रख देती हूँ, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो एक ये है एक ये है, तो दोनों का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, कम है, तो जो फोर्स होगा वो हमारे पास कैसा होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो यहाँ हमने जो कंडीशन लिखी है कि इफ टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस m, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज अ m1 एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट इज अ m2, ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2 इज अ r। तो जो लाइंस लिखी हुई है, F जो फोर्स होगा, अप्लाइड फोर्स है, FA फोर्स लगाएगा हमारे पास FP पे एंड FP फोर्स अप्लाई करेगी FA पे। ये फॉलो करता है FAB माइनस FBA, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ m1 एंड m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बाय r स्क्वायर। r इंक्रीज then F decrease, R decrease, then F increase. It is clear that next is on removing the proportionality sign we get F। अब हमने जो ये proportionality sign लगाया है, यहाँ से इसको हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या फिर यूनिवर्सल कांस्टेंट से डिफाइन करेंगे। F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन में r। g इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। g क्या होगा हमारे पास, यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये कहीं भी हो इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। m1 चेंज हो जाएगा, m2 चेंज हो जाएगा, हमारे पास r चेंज हो जाएगा, F चेंज हो जाएगा, लेकिन जो G है इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं होगा। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, चाहे हम अर्थ पे रहे, चाहे हम सन पे रहे, चाहे हम स्पेस में रहे, कहीं भी रहे हम क्या करते हैं, ये कांस्टेंट रहेगा। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट स्पेस की, अर्थ पे जो भी चीज़ें हैं अराउंड द अर्थ, वो क्या करती है कि अट्रैक्ट करती है सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ। लेकिन जैसे हम स्पेस में जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं होता, वहाँ हम क्या करते हैं, फ्लाई, उड़ते रहते हैं। तो वो कंडीशंस यहाँ पे है कि कितना क्या रीजंस है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज अ वेयर m1 इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड m2 इज द सेकेंड ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ अ सेपरेशन बोथ द ऑब्जेक्ट्स, g इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट जिसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास गिवन है 6.67 10⁻⁻10 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी। ये यूनिट हमारे पास इस एग्जाम्पल से जो हमने फोर्स का फॉर्मूला निकाला है m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, यहाँ से डिफाइन किए। न्यूटन होती है हमारे पास फोर्स की, g कांस्टेंट है, m1 हमारे पास है मीटर, m1 एंड m2 केजी स्क्वायर अपॉन में मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे लेके जाएंगे, हमारे पास टर्म बनेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर और यहाँ पे g। इट इज़ अ यूनिट फ्रॉम, कैसे डिफाइन हुई है ये यूनिट, हमने यहाँ से डिफाइन किया। अब हम इसका एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल देखते हैं जो हमें डिफाइन करेगा कि कैसे इसकी कंडीशंस को फॉलो करते हैं। टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस 2 kg एंड 3 kg आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन द अदर। टेक g इक्वल्स टू 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। सॉल्यूशन, तो हमें पता है फॉर्मूला होता है हमारे पास F इक्वल्स टू G m1 m2 अपन में r स्क्वायर।
m1 2 kg, m2 3 kg and distance of a separated 3 meter. Here we have to find the gravitational force exert one object on the other. तो F इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला है G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर. वी नो दैट G 6.67 10⁻11 पुट करेंगे. मास है हमारे पास 2 and 3 और डिस्टेंस है हमारे पास बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स 3 का होल स्क्वायर. तो सॉल्व करेंगे तो 6 and 3 का स्क्वायर 3 से एक 3 हम कैंसिल आउट भी करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 6.67 इंटू में 10⁻11 इंटू 2/3. पुट द वैल्यू. अब यहाँ से कट करेंगे तो वो वैल्यू हमारे पास गिवन होगी 3 6 1 8 यहाँ पे पावर में जाएगा सेम एज इट इज़ 18. फिर 6 3 18 तो 8 उसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास जो यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा वो कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4.44 इंटू 10⁻10 न्यूटन. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज अ कैपलर्स लॉ. अब कैपलर सर ने हमें 3 लॉज दिए कि कैसे क्या डिफाइन कर रहे हैं. तो फर्स्ट है 3 लॉज में हमारे पास कैपलर्स के कि कैपलर्स गेव 3 लॉज दैट गवर्न द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स. प्लैनेट का जो मोशन हो रहा है वो गवर्नर के अकॉर्डिंग टू वहाँ पे 3 लॉज कैसे डिफाइन है वो सब यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है. फर्स्ट है हमारे पास द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकी. इसमें क्या होता है हमारे पास सन अराउंड ये कंडीशन है तो यहाँ पे 2 डिस्टेंस होते हैं. एक होता है हमारे पास मेजर एंड एक होता है हमारे पास माइनर डिस्टेंस. ये दोनों डिस्टेंस की हम बात करते हैं. एलिप्स शेप होती है तो कहीं भी हम रेडियस की बात करेंगे पोजीशन ऑफ अ सन चेंज करने के बाद तो जो रेडियस होगा वो हमारा एलिप्स में क्या होगा यहाँ देखेंगे कहीं भी देखेंगे वहाँ पे क्या आएगा सेम आएगा, चेंजेस नहीं होगा. तो हमने कंसीडर किया द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज अ एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकी. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम सर्कल की बात करते हैं तो हम क्या लेते हैं फोकस पॉइंट लेते हैं. अब हमने किसी एलिप्स की बात की तो हम क्या ले रहे हैं एक वहाँ पे फोकी पॉइंट ले रहे हैं. ठीक है. अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ओरिजिन ये हमने कोई एक लिया ऑर्बिट पे. ठीक है. यहाँ पे इसका डिस्टेंस देख रहे हैं C to D एंड A to B. तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि O इज़ द पोजिशन ऑफ अ सन. यहाँ हमारे पास है सन. ठीक है. और ये कोई ऑर्बिट में कोई भी प्लेनेट यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है. तो इसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे स्लाइड में कि क्या सेट होता है. तो देन एरिया द लाइन जॉइनिंग the planet and the sun sweep equal areas in equal intervals of time. Thus, if time to travel from A to B is the same as the C to B, then area OAB and OCD are equal. सेम कंडीशन है कि हमारे पास ये आर्क बनेगा एक O2 ये CD. ठीक है. नेक्स्ट आर्क हमारे पास ये बनेगा सेम OAB. दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये और ये वाला कंसीडर दोनों एरियाज हमारे पास क्या होंगे सेम एरियाज होंगे बिकॉज ऑफ एलिप्स है एंड एक मेजर डिस्टेंस होता है एक हमारे पास माइनर डिस्टेंस होते हैं दोनों के बीच में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो वो इसको डिफाइन कर देते हैं इक्वलिटी में. ठीक है. द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिट टाइम पीरियड. इन अदर वर्ड्स कि जो हमारे पास डिस्टेंस होता है इन दोनों के बीच का हमने r लिया है ये r स्क्वायर r क्यूब डिफाइन बाय करता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर. टाइम पीरियड कितना टाइम उसको रिवॉल्व होने में कहाँ जाने पे लगेगा. मीन्स कि अगर वो उसके जस्ट पास में पहुँचा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा क्लोजली होगा तो उसका डिस्टेंस कम होगा. ठीक है. तो उसको इजीली अट्रैक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड होगा.
तो वो सारी कंडीशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कांस्टेंट के। नेक्स्ट टॉपिक इज अ फ्री फॉल एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, when an object falls towards to earth then it experiences an acceleration due to earth gravitational field। अब ग्रेविटेशनल फील्ड जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होता है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड होता है, सेम एज अ ग्रेविटेशनल फील्ड कि दो मासेस लिए हमने अर्थ में m1 एंड m2 और इनका मैंने डिस्टेंस मेंटेन कर दिया स्मॉल डिस्टेंस, तो इसके अकॉर्डिंग टू ये इस सरफेस में से मतलब इस फील्ड में से बाहर इस पे अप्लाई नहीं होगा ग्रेविटेशनल फील्ड। यही होता है कि जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो इसी में रहेगा, इसके बाहर अप्लाइड नहीं होगा। दिस acceleration experienced by the object is called acceleration due to gravity. It is represented by g and it is value of 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर हम कभी कभी क्वेश्चन में गिवन नहीं होती तो हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको लेट कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या कह रहा है कि हम किसी भी चीज़ को डिस्टेंस मतलब फॉल कर रहे हैं टूवर्ड्स द अर्थ, ठीक है, वो एक्सीलरेट करेगी, उसमें कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगा। जब डिस्टेंस कवर करेगा तो एक्सीलरेशन है, बिकॉज वेलोसिटी है। इससे हम डिफाइन करते हैं जी से, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड, कभी कभी इसे हम 10 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका बेसिक थ्योरी हो गया साइंटिफिक अप्रोच एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसे स्मॉल जी से डिफाइन करते हैं और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैपिटल के से। फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट F इक्वल्स टू, हमारे पास क्या होता है mg, where F force experienced by the object, m mass of the object, g acceleration due to gravity. From the universal law of gravitational we know that F g m, अब यहाँ पे स्मॉल m है किसी ऑब्जेक्ट का मास और कैपिटल M है सन का मास, by r square, where mass of the earth and mass of the second object, g is a universal constant and r is the distance of a separation both objects. Here this distance is nearly equal to the radius of a earth, capital R. Now as they both are forces due to gravity therefore they are equal. अब हमें पता है कि सेकेंड लॉ में mg इक्वल्स टू g m कैपिटल M बाय r स्क्वायर हम पुट करेंगे तो हमें g की वैल्यू गिवन है, हम स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट, तो हमारे पास g इक्वल्स टू क्या आएगा, g कैपिटल M अपॉन में r स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज बट r इज अ रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल R, तो हम क्या लिख सकते हैं g m बाय कैपिटल R स्क्वायर भी इसकी जगह हम लिख सकते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज अ सो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए होलो सिलेंडर एंड ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ अ डिफरेंट मासेस आर ड्रॉप्ड फ्रॉम 20 मीटर हाइट बिल्डिंग, विच ऑफ देम विल एक्सपीरियंस अ ग्रेटर वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सेम होगा बिकॉज ऑफ मासेस ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे जो एक्सीलरेशन होगा वो कैसा होगा, सेम होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन बाय जी एम by r square, where g is the acceleration due to gravity, universal gravitational constant, capital R equals to radius of a earth. Is that clear? Next is this acceleration due to gravity experienced by any object is independent of its mass, so both the objects, that is hollow cylinder and solid cylinder, will experience the same value of g and will follow the same रेट। सेम वैल्यू होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो सेम वैल्यू को ही प्रोवाइड करेगा बिकॉज ऑफ वहाँ पे मासेस चेंज है, लेकिन जो स्मॉल जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो कैसे है हमारे पास सेम है, जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो कैसा है सेम टाइम पीरियड में सेम ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज अ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास एंड वेट डिफाइन करना है कि मास एंड वेट कैसे डिफरेंट है और सेम कैसे है। मास इज द अमाउंट ऑफ अ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी, इट रिमेन्स द सेम,
through the universe and does not vary different surrounding. The mass of an object is a measure of its inertia. मास को हम चेंज नहीं कर सकते, वो एक बॉडी का केजी में, जो जैसे कि इस टेबल का, इस स्टूल का, इस बोर्ड का जो मास है, अगर मैं इसको हटा के किसी और सराउंडिंग में लेके जाती हूँ, इस सराउंडिंग से चेंज करके मैं दूसरे सराउंडिंग में लेके जाती हूँ, तो वहाँ भी सेम एज इट इज़ इसका मास रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अगर हम स्पेस में भी लेके जाएंगे तो हमारा जो मास है वो क्या होता है कि हम कंडीशंस पे डिपेंड करता है, सराउंडिंग चेंज करने पे मास में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। एग्जाम्पल, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट अर्थ 200 kg, व्हाट विल बी द मास ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑफ अ मून? सॉल्यूशन, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम थ्रू द यूनिवर्स, so the mass of the object the moon will be same as the earth on a 200 kg, changes नहीं आता है। weight, the force by which an object is attracted towards the earth is known as weight. weight depends on the mass of the body and the acceleration due to gravity. weight होता है वो it is a force, अगर हम ऑब्जेक्ट पे डिफाइन करते हैं, ये डिपेंड करती है मास पे और एक्सीलरेशन पे। तो weight is a depend on a mass and a acceleration. As the weight of an object is the force by which it is attracted towards the earth, therefore its unit is the same as the force, that is Newton. Same as it, क्योंकि हम फोर्स अप्लाइड करेंगे देन वहाँ शो होगा हमें वेट में चेंजेस। ठीक है, वेट अभी किसी और का कुछ है, मतलब 60, जो बॉडी का मास है वो तो एज इट इज़ रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता जो एरिया कवर किया है। लेकिन वेट हमारा इंक्रीज, डिक्रीज, लेस और ये कंडीशंस होती रहती है, तो इसलिए इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट इज अ वेट ऑफ द, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, उस एग्जाम्पल को देखेंगे हम। An object of a mass 200 kg is kept surface of the earth, calculate its weights. तो सॉल्यूशन, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 200 ग्राम, इसे चेंज करेंगे केजी में, तो हमें पता है कि 200 बाय हम क्या लिखेंगे, तो जो कंडीशन आएगी ग्राम की वो क्या आ जाएगी, 0.2 kg हमारे पास डिफाइन हो जाएगा। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, the force by which an object is attracted towards north earth is as weight. acceleration due to gravity on the surface earth is given by 9.8, therefore weight, तो w equals to 0.2 into में acceleration 9.8 न्यूटन, so answer is 19.6 न्यूटन is correct answer. it is clear कि फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज़ को, देन ये हमें आंसर गिवन करेगा। weight on an object on the moon, weight of object on the moon by weight of object on the earth 1/6 is the correct answer, that is weight of object on the moon equals to weight of the object on the moon equals to weight of the object on the earth by 6। ठीक है, इज दैट क्लियर दैट वेट एंड मास। सो इस सेशन में हम इतना ही करेंगे बेसिक, नेक्स्ट सेशन में इसके आगे का। थैंक यू सो मच।